मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिधि शासन प्रणाली के बारे में विचार करेंगे। पिछले व्याख्यान में जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का हमने विवेचन किया था और यह पाया था कि जे.एस. मिल व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रता देने का ही वकालत करता है। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पक्षधर है। उसका यह सोचना है कि व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसमें उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में वह कहता है कि समाज जिसे सन की पागल या थक्की समझता है, ऐसे लोग भी आगे चल करके समाज में पूजनीय हो सकते हैं। इस संदर्भ में वह सुकरात, ईसा मसीह, गैलीलियो, डार्विन आदि प्रसिद्ध लोगों का उदाहरण दिया है और यह साबित करने का प्रयास किया है कि हजारों संख्याओं में, हजारों पागलों और झक्की लोगों में भी एकाध कोई ऐसा हो सकता है जिसके विचारों से समाज को लाभ मिले। और यदि हम इस प्रकार के सत्य को दबा देंगे तो मानव समाज का विकास, जो आज से सैकड़ों वर्ष पहले हो चुकना चाहिए था, आज इतनी देर से हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमने सत्य को दबाने का प्रयास किया। और इस प्रकार से देखते हैं कि मिल विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन करता है, जबकि कार्य करने की स्वतंत्रता पर बेमन से कुछ प्रतिबंध लगाता है। जैसे मद्यपान करना है, यदि कोई व्यक्ति मद्यपान करके घर में बैठ जाता है, घर में सो जाता है, तो उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन वह मद्यपान करके अपने गवर्नमेंट ड्यूटी करता है या अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्धारण करता का पालन करता है, ऐसी स्थिति में उस पर प्रतिबंध होना आवश्यक है। यह प्रतिबंध भी शासन के द्वारा कानूनों के माध्यम से नहीं होना चाहिए, अपितु व्यक्ति को समझाया बुझाया जाए, उसको कन्विंस किया जाए कि मद्यपान से शरीर का, परिवार का, सबका नुकसान होता है। जब वह खुद होकर के मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा, तब वह स्वयं मद्यपान को छोड़ देगा। तो प्रतिबंध भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जे.एस. मिल पूरी दुनिया में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक, पोषक और प्रतिपादक है। उसके दूसरे महत्वपूर्ण विचार प्रतिनिधि शासन के बारे में आज हम विचार करते हैं। प्रतिनिधि शासन, आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं, इन सभी शासन व्यवस्थाओं में प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में जनता के हाथ में शासन शक्ति होती है, जनता संप्रभु होती है, जनता की इच्छा के अनुसार शासन का संचालन होता है। इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था श्रेष्ठ है। इस प्रजातंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र उसे कहते हैं जहां पर जनता स्वयं शासन के कार्यों में भाग लेती है, उसे हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। क्योंकि आज दुनिया के सभी देशों की जनसंख्या न केवल लाखों में है, अपितु करोड़ों और अरबों तक पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को लागू करना बहुत ही कठिन है, असंभव है। फिर भी स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में, जो बहुत छोटे छोटे कैंटन है, जिनकी जनसंख्या 10,000 के आसपास है, वहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अभी चल रहा है। लेकिन दुनिया के सभी देशों ने प्रतिनिधि प्रजातंत्र को स्वीकार कर लिया है। इसके अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करती है और ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के शासन कार्यों का संचालन करते हैं। इससे ही प्रतिनिधि प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। जे.एस. मिल प्रतिनिधि प्रजातंत्र का समर्थन करता है और इसके संदर्भ में कुछ बातें कहता है। उसका यह कहना है कि उत्तम शासन की कसौटी क्या है। उत्तम शासन की कसौटी यह है कि शासन सत्ता जहां पर समुदाय के सभी व्यक्तियों में निहित हो, उस व्यवस्था को हम उत्तम शासन कर सकते हैं। क्योंकि शासन के सभी व्यक्ति यहाँ पर संप्रभुता की शक्ति से युक्त होते हैं, इसलिए यह एक उत्तम शासन की कसौटी है। दूसरी चीज, जिसमें ऐसा स्वतंत्रता का वातावरण हो कि व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास कर सके। स्वतंत्रता के वातावरण में ही व्यक्तित्व का विकास हो सकता है।
बंधन के वातावरण में, आतंक, डर और खौफ के वातावरण में व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, आविष्कार नहीं हो सकते, खोज नहीं हो सकते। इसलिए सामाजिक राजनीतिक वातावरण स्वतंत्रता से युक्त होना चाहिए। चूंकि प्रजातंत्र में स्वतंत्रता का वातावरण होता है, इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। इसी बात कहा जाता है निरंकुश शासन शक्तिशाली और क्षमतापूर्ण होने पर भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास का अवसर प्राप्त नहीं होता। आपको चीन का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। चीन में दुनिया भर की हर चीज बनती है डुप्लीकेट। चीन दुनिया की कोई भी चीज बना सकता है, लेकिन चीन में किसी नई चीज का खोज नहीं होता, क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा नहीं है कि नई चीज को खोज करके दुनिया को बता सके। लेकिन दुनिया में जहां कहीं भी कोई भी खोज होता है, आविष्कार होता है, वह कुछ ही समय के अंदर चीन में उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और सबसे कम से कम कीमत पर वह उस चीज को बेचता है। और आपको मालूम होगा आज चीन का हस्तक्षेप, चीन का प्रवेश भारत के किचन के अंदर भी हो चुका है, बेडरूम में भी हो चुका है। लेकिन चीन में निरंकुश शासन है। मिल कहता है कोई भी निरंकुश शासन अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहां पर व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं होता। इसी संदर्भ में मिल कहता है कि एक बुरा निरंकुश शासन लोकोपकारी निरंकुश शासन से अच्छा होता है। निरंकुश शासन भी दो प्रकार का होता है, एक लोकोपकारी, दूसरा बुरा। बुरा निरंकुश शासन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि बुरा निरंकुश शासन के अंतर्गत व्यक्ति पर अनेक प्रकार के दबाव होते हैं, आतंक का वातावरण होता है, जनता पर अत्याचार होता है, परिणाम स्वरूप लोगों में आक्रोश उत्पन्न होता है, विरोध की भावना उच्च स्तर में सामने आती है। तो जो बुरे निरंकुश व्यक्ति होते हैं उनको पद से हटने का, पद से हटाए जाने का हमेशा डर होता है, क्योंकि वह जितना निरंकुशतापूर्वक शासन करेगा लोगों के मन में उतना आक्रोश उत्पन्न होगा। तो लोगों में जो आक्रोश उत्पन्न होगा वह पूरे निरंकुश शासन व्यवस्था को समाप्त करके एक नई पद्धति की स्थापना करेगा। जबकि लोकोपकारी निरंकुश शासन क्या करता है, वह जनता का कल्याण का भी कार्य करता है, लेकिन लोगों को वातावरण स्वतंत्रता का नहीं देता। जैसे चीन में लोकोपकारी निरंकुश शासन है, परिणाम स्वरूप वहां पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं कर पाता। लेकिन यदि हम फ्रांस के लुईस शासन का उदाहरण देवें, रूस के जार शासन का उदाहरण देवें, ऐसे ही अनेक प्रकार के यदि हम उदाहरण देते हैं तो हम पाते हैं कि ये सब पूरे निरंकुश शासन के परिणाम स्वरूप लोगों के मन में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ, वहां पर क्रांति हुई और एक नई व्यवस्था की स्थापना की। इसलिए बुरा निरंकुश शासन अच्छा होता है, लोकोपकारी निरंकुश शासन अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया जा सकता है कि लार्ड कर्जन को भारत में स्वतंत्रता की चेतना जागृत करने के लिए श्रेय दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लार्ड कर्जन ने भारतीयों की एकता में फूट डाल करके लोगों में असंतोष उत्पन्न किया था, बंगाल को विभाजन 1911 में करके। तो लार्ड कर्जन यदि नहीं होता तो लोगों में उतनी चेतना जागृत नहीं हो पाती जितनी जागृत हुई। अब आगे देखें, प्रतिनिधि शासन की श्रेष्ठता। प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था श्रेष्ठ पद्धति है। इसकी श्रेष्ठता का कारण क्या है? तो पहला है शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। ठीक है, आम जनता वोट डाल करके शासन के कार्य में भाग लेती है, लेकिन वोट डालने का अधिकार भी उसको मिलता है। जनता के अधिक से अधिक लोगों को शासन के कार्य में भाग लेने का अवसर मिलता है, इसलिए यह व्यवस्था अच्छी है। दूसरी चीज, इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वाभाविक है, स्वतंत्रता का वातावरण मिलेगा और व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलेगा। फिर स्वतंत्रता का वातावरण होता है। स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को यह कहा जाए, आपने सुना होगा, आप जानते हैं, जैसे जेल, किसी व्यक्ति को जेल की सजा होती है, लेकिन जेल का वातावरण व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त नहीं होता। वहां पर सब कुछ मिलता है, आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी, भौतिक सुविधाएं, लेकिन एक चीज जो व्यक्ति का मूल प्रकृति है उससे वंचित किया जाता है। और व्यक्ति की मूल प्रकृति क्या है? स्वतंत्रता का वातावरण। जेल की सजा यही एक सबसे बड़ी सजा है कि व्यक्ति के मर्म पर प्रहार होता है कि तुमको सब कुछ देंगे, स्वतंत्रता नहीं देंगे। और स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति
जीवन यापन नहीं कर सकता, वह मनुष्य फिर नहीं रह जाता, वह एक मंडू या एक मशीन की भांति हो जाता है। इसलिए स्वतंत्रता का वातावरण आवश्यक है। फिर मतदान का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क के आधार पर प्राप्त होता है। फिर मतदान की श्रेष्ठता, मतदान करते हुए मतदान की श्रेष्ठता के बारे में स्मिथ कहता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जहां पर प्रतिनिधियों के निर्वाचन की बात आती है, वोट देने वाला प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह बात आनी चाहिए कि उसके एक वोट से पूरा निर्वाचन का परिणाम निर्भर है। उसका एक वोट निर्वाचन के पूरे परिणाम को प्रभावित कर सकता है। जब तक यह भावना व्यक्ति में नहीं आएगी तब तक प्रतिनिधि प्रजातंत्र की व्यवस्था अच्छी तरह से चल नहीं सकती। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने एक वोट का भी महत्व समझना चाहिए। आगे प्रतिनिधि शासन प्रणाली के बारे में बताता है कि प्रतिनिधि शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था होने के बावजूद सभी देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? वह कहता है कि जहां पर सार्वजनिक कर्तव्य के प्रति लोगों में सक्रियता न हो, उदासीनता हो, वहां पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। वह भारत का उदाहरण देता है। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हुए उसे भारत के बारे में कुछ अधकचरा ज्ञान हो गया था। इसी संदर्भ में वह कहता है कि भारत के लिए प्रतिनिधि प्रजातंत्र अच्छा नहीं है। लेकिन उस जे स्मिथ को पता नहीं चला कि 1950 में हमने जब प्रजातंत्र की व्यवस्था की स्थापना की, आज 2022 में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था न केवल चल रही है अपितु पूरी दुनिया में विकासशील देशों की श्रेणी में भारत सबसे ऊपर है, क्योंकि भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था दुनिया के लिए एक प्रेरणा देती है। अब इसके दोषों को दूर करने के बाद बताता है, सबसे पहला है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। हम भारत में लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिका की संस्थाओं, इन सबका हम निर्वाचन करते हैं और इसके अंतर्गत हमने ये व्यवस्था स्थापित की है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, चाहे जितना भी वोट मिले, सबसे ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है। एक उदाहरण के लिए लीजिए, मान लीजिए एक क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख है, 10 लोग खड़े हुए चुनाव में, सबसे ज्यादा वोट मिला, 1 लाख में से 60,000 लोगों ने वोट डाला। 60,000 में जिसको सबसे ज्यादा 15,000 वोट मिले वो व्यक्ति निर्वाचित हो गया। लेकिन 14,999 वोट पाने वाला व्यक्ति निर्वाचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा वोट नहीं मिला, 15,000 वोट पाकर के वो एक व्यक्ति जीत गया। प्रश्न यह है कि 15,000 लोगों, 1 लाख के मतदाताओं में 15,000 लोगों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करेगा, बाकी 85,000 लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? यह वर्तमान समय में निर्वाचन का एक सबसे बड़ा दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मतलब यह है कि आपकी संख्या, जनसंख्या जिस अनुपात में होगी उसी अनुपात में आप अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेज सकेंगे। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। इस पद्धति का उपयोग हम अपने भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्यसभा और विधान परिषद के निर्वाचन में इसका उपयोग हम करते हैं। तो इसको किस प्रकार से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समझा जा सकता है? उदाहरण के लिए एक क्लास में 120 विद्यार्थी हैं, 70 छात्र हैं, 50 छात्राएं हैं, कुल 12 प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना है। यदि बहुमत के द्वारा निर्वाचन किया जाए या सबसे अधिक मत प्राप्त करने के आधार पर यदि निर्वाचन किया जाए तो होगा यह कि पूरे के पूरे 12 विद्यार्थी छात्र ही निर्वाचित हो जाएंगे। छात्राओं को एक भी वोट नहीं मिले, एक भी निर्वाचित कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि छात्राओं की संख्या 50 है, छात्रों की संख्या 70 है। लेकिन यदि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर निर्वाचन किया जाए तो होगा ये कि इस प्रकार से उसका कैलकुलेशन किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को 10 वोट मिले तो व्यक्ति निर्वाचित हो जाए। तो जैसे
70 छात्र हैं, 50 छात्राएं हैं, तो 70 छात्रों में 7 छात्र यदि निर्वाचित हो गए तो छात्राओं को भी 5 सीट मिल जाएगी। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आपकी जनसंख्या जिस अनुपात में है उसी अनुपात में आप अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन कर सकते हैं। तो जेएस मिल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन करता है। कुछ ही समय पहले जेएस मिल के द्वारा ये पुस्तक लिखने के कुछ 1 या 2 साल पहले सर थॉमस हेयर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन करके इसको लागू करने की वकालत की थी और उसी से प्रेरित होकर के जेएस मिल इस पद्धति को स्वीकार करता है। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता। ये एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है जेएस मिल की। जेएस मिल कहता है कि मतदाताओं में शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जो व्यक्ति एक सामान्य सी बातें लिख सकता है, गणित के सामान्य प्रश्न हल कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को ही मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। निरक्षर, असभ्य ऐसे व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जो व्यक्ति सामान्य एक छोटी सी परीक्षा हो, उस परीक्षा में यदि वो उत्तीर्ण हो जाता है तब उसको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार से वह शैक्षणिक योग्यता को आवश्यक मानता है। फिर है संपत्ति की योग्यता। संपत्ति की योग्यता को वो आवश्यक मानता है। गौर करिए, आज इस देश में, अपने भारत का संदर्भ उदाहरण लेने ज्यादा अच्छी से बातें स्पष्ट होंगी कि भारत में ऐसे करोड़ों व्यक्ति हैं जो शासन को कोई टैक्स नहीं देते और कुछ लाख व्यक्ति हैं या 1-2 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि शासन को टैक्स देते हैं। शासन को जो व्यक्ति टैक्स देते हैं उनमें ज्यादा जिम्मेदारी की भावना होती है और वो ये सोचते हैं कि उनके द्वारा दिए गए टैक्स की राशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अभी भारत में एक बहुत अच्छा सा प्रश्न पूरे देश में गूंज रहा है कि राजनीतिक दल या कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार वोट पाने के लिए जो वादे करती है, फ्री बीज मुफ्त में देने की जो घोषणा करती है, साइकिल देंगे, घड़ी देंगे, लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, स्कूटी देंगे, जिस प्रकार की जो चर्चा हो रही है, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में सब कुछ देंगे, तो ये फ्री वाला जो फ्री में वितरण करने की जो धारणा है, इसे वे लोग तय करते हैं जो टैक्स नहीं देते। हमारे देश में सांसद विधायक अपनी तनख्वाह को, अपने वेतन को इतना कम रखते हैं कि वह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। परिणाम स्वरूप हमारे देश में सांसद विधायक इनकम टैक्स नहीं देते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो टैक्स नहीं देते, लेकिन टैक्स किन पर लगाया जाएगा, कितना लगाया जाएगा, वो सब ये तय करते हैं। तो जो संपत्ति शाली होते हैं, जो टैक्स देते हैं शासन को, उनमें अधिक जिम्मेदारी की भावना होती है, इसलिए सांपत्तिक योग्यता का होना आवश्यक है। फिर खुला मतदान। जेएस मिल कहता है खुला मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। जो व्यक्ति मतदान करने आएगा वह किसी से डरेगा क्यों? जब नहीं डरेगा तो खुला मतदान होना चाहिए। जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारे मन में डर या भय का भाव नहीं होना चाहिए, इसलिए खुला मतदान आवश्यक है, गुप्त मतदान नहीं होना चाहिए। फिर है बहुल मतदान। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो जेएस मिल स्वीकार करता है और वह कहता है कि जो व्यक्ति योग्य है उनको एक से अधिक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। आज पूरी दुनिया में जहां कहीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, सबको केवल एक वोट देने का अधिकार है। कोई व्यक्ति एक से अधिक वोट नहीं दे सकता। लेकिन जेएस मिल कहता है कि जो टैक्स देते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, साहित्यकार हैं और कवि हैं, ऐसे लोगों को एक से अधिक वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। एक अनपढ़ व्यक्ति को भी एक वोट देने का अधिकार हो और यदि एक उच्च शिक्षित व्यक्ति को भी एक वोट देने का अधिकार हो तो दोनों के वोट का वजन अलग अलग होना चाहिए। तो बहुल मतदान का समर्थन करते हुए कहता है कि राज्य की रक्षा चरित्र और बुद्धि से हो सकती है, संख्या बल के आधार पर नहीं हो सकती। और इसीलिए प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि यह मूर्खों का शासन है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था मूर्खों का शासन है क्योंकि यहाँ पर अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों पर शासन करते हैं। और इसी चीज को दूर करने के लिए जेएस मिल बहुल मतदान का पक्ष देता है। फिर है विधि आयोग।
यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विधि आयोग का मतलब हुआ कि जेम्स मिल कहता है कि जो लोग संसद में चुन करके पहुंचते हैं उनमें इतना विवेक नहीं होता कि कानून की बारीकियों को समझ सके, जबकि कानून एक बहुत ही बारीक चीज होता है, उसमें बहुत ही गूढ़ अर्थ होते हैं। इसलिए कानून बनाने के लिए विधि आयोग का गठन किया जाना चाहिए और विधि आयोग पूरे कानून का निर्माण करे, वह उसका की अनुशंसा करे, रिकमेंड करे, संसद में उस पर विस्तृत चर्चा हो, लेकिन संसद उसको या तो पास करे या रद्द करे, उसे संशोधन का अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद एक विषय बना देवे कि इस विषय पर कानून बनाया जाए, विधि आयोग उसका पूरा ड्राफ्टिंग तैयार करेगा, विधि आयोग पेश करेगा और उस विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत विधेयक को स्वीकार करना या अस्वीकार करना संसद की इच्छा पर निर्भर होगा, लेकिन उसको संशोधन नहीं कर सकते। तो विधि आयोग का वह रिकमेंड करता है। फिर है द्वितीय सदन में विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में केवल पूंजीपति वर्ग के लोग सदस्य होते हैं, आम जनता का कोई प्रतिनिधि उसमें सदस्य नहीं बन सकता। जेम्स मिल कहता है कि प्रथम सदन में आम जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, द्वितीय सदन में विभिन्न हितों और स्वार्थों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिन लोगों का, जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रथम सदन में नहीं हो पाया, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व द्वितीय सदन में होना चाहिए। ये चीज आप दुनिया के सभी देशों में प्राय स्वीकार करते रहे हैं। फिर है इस सांसदों को वेतन नहीं, एक महत्वपूर्ण बात करता है कि सांसद देश की सेवा के लिए चुने जाते हैं, वेतन सुविधा के लिए नहीं। और आज हमारे देश में सांसदों को, विधायकों को जो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, इसके बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। इसलिए वह सांसदों को वेतन देने का, सुविधाएं देने का पक्ष नहीं लेता। और आखिर में स्त्री मताधिकार का वह जबरदस्त समर्थन करता है। वह कहता है कि स्त्रियों में भी उतनी क्षमता होती है, स्त्री पुरुषों में होती है, इसलिए मताधिकार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी मताधिकार मिलना चाहिए। ये है जेम्स मिल का प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार। और मिल यह कहता है कि प्रतिनिधि शासन में चूंकि स्वतंत्रता का वातावरण होता है और स्वतंत्रता के वातावरण में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, इसलिए प्रतिनिधि प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रतिनिधि प्रजातंत्र में अनेक प्रकार के कुछ दोष भी होते हैं, इन दोषों को दूर करने के उसने उपाय बताए हैं। और जेम्स मिल ने जो उपाय बताए उनमें से कई उपाय, कई युक्तियां दुनिया के विभिन्न देशों ने स्वीकार कर लिया है। जैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, विधि आयोग, द्वितीय सदन में विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व और स्त्री मताधिकार जैसे चीजों को दुनिया के विभिन्न देशों ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे कि आज तक स्वीकार नहीं किया गया है और इसके स्वीकार करने की भी कोई संभावना नहीं आती। जैसे शैक्षणिक योग्यता, सांपत्तिक योग्यता, खुला मतदान, बहुल मतदान, इन चीजों को दुनिया के देशों ने स्वीकार नहीं किया है। सांसदों को वेतन देने का भी, वेतन न देने की जो बात मिल कही है, उसको भी दुनिया ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जेएस मिल ने प्रतिनिधि शासन का बहुत ही अच्छे शब्दों में, तर्कों में समर्थन किया है। और मिल का एक दूसरा विचार, आखिरी विचार एक शेष रह गया है, जिसे हम उपयोगितावाद में संशोधन की बात करते हैं। उपयोगितावाद में संशोधन के जो मिल के जो विचार हैं, इसकी चर्चा हम उपयोगितावाद के संदर्भ में करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।